गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं तो डी के सर का गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए। मैं कुछ अस्वस्थ हो गया था जिसके कारण मैं बीच में वीडियो नहीं डाल रहा था। पुनः आप लोगों के लिए मैं 9th और 10th मैथमेटिक्स के हर एक चैप्टर को बारी बारी से डाल रहा हूँ और आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि आप हमें सपोर्ट करेंगे और मैं आप लोगों के लिए लगातार वीडियो डालता रहूँगा। आज हम लोग बात कर लें 10th क्लास के एक चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस। तो हम लोग आज हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में कुछ डिस्कस कर लें। हाइट एंड डिस्टेंस, इसी काम को करने से पहले हम लोग थोड़ा सा ईश्वर को याद करते हैं। चलिए, मैंने भी याद किया, श्री गणेशाय नमः हो जाए। पहला चैप्टर है मेरा हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, इसमें से सीबीएसई में एक सवाल तो 100% आना ही आना है और मिला करके 8 या 9 मार्क्स का ये पूछा जाता है। तो हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस में सवाल को देख के घबरा जाते हैं। घबराने की बात नहीं है, थोड़ा सा हम लोग अपने ध्यान को कंसंट्रेट करेंगे तो सवाल इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो हाइट एंड डिस्टेंस में जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट सवाल को सॉल्व करने से पहले समझना होता है, तो वो हम लोग तो जानते हैं। कुछ फार्मूले जो हम लोग अक्सर इसमें यूज़ करते हैं, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और राइट एंगल ट्रायंगल में ये चीज़ ध्यान रखना है, अगर ये हाइट आ गया, ये इसका बेस आ जाता है, ये हाइपोटेनस आ जाता है, तो हमें ये देखना होता है। कभी कभी हमें ये लंबाई फाइंड आउट करना होता है, कभी ये फाइंड आउट करना होता है, कभी ये फाइंड आउट करना होता है। तो इसमें कुछ फार्मूले हम लोग यूज़ करते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का। यदि इस एंगल को हम लोग थीटा ले लें तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये मेरा बेस हो जाएगा, और ये तो हाइपोटेनस ऑलरेडी है ही। तो हम लोग यहाँ पे अगर साइन थीटा का यूज़ कर लें तो वी नो दैट ना, तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच। थीटा के वैल्यू प्रॉब्लम में ऑलरेडी दिया रहेगा और थीटा का वैल्यू दिया रहेगा तो हम लोग साइन थीटा फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसमें से हमको चाहे ये साइन थीटा दिया रहेगा, पी दिया रहेगा, एच फाइंड करना है। ये तीन साइन थीटा, पी और एच, यदि साइन थीटा और पी हमको दे दिया तो एच फाइंड कर सकते हैं, यदि पी और साइन थीटा दिया तो एच फाइंड कर सकते हैं, यदि एच और साइन थीटा दिया तो पी फाइंड कर सकते हैं। तो ये हम लोग को फॉर्मूला याद रखना होगा, इस साइन थीटा पी बाई एच, और इसी का फिर हम लोग एक कॉस थीटा बी बाई एच, और एक फार्मूला याद रख लें टेन थीटा पी बाई बी। तो हमको इस हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में लगभग इस तीन फार्मूला को जान जाएंगे तो हमको लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपको बताऊंगा। तो ये फार्मूला तो आप लोग ऑलरेडी जानते ही होंगे। अब एक चीज़ मेरे को समझना होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन।
इस दो चीज़ को अगर हम लोग समझ लेते हैं तो सवाल को सॉल्व करने में काफ़ी मदद मिलता है। तो देखिए थोड़ा हम लोग ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। तो पहले एंगल ऑफ एलिवेशन को जाने। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। सपोज कीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है। चलो थोड़ा देर के लिए हम ये पतंग को मान लें कि ये पतंग कोई ऑब्जेक्ट होगी और ये पॉइंट पी पे है और इस पतंग को हमारी आंख यहाँ से देख रही है। इस पतंग को हमारी आंख यहाँ से देख रही है। पॉइंट ए को आगे ये इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ दें हम लोग। ये होता है लाइन ऑफ साइट। इसको हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ साइट। और आंखों के सामने एक स्ट्रेट आंखों के सामने एक स्ट्रेट लाइन हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन। तो लाइन ऑफ साइट हो गया। हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हम लोग ले लिए, कुछ भी हो सकता है ऑब्जेक्ट। इसको हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं। जैसे पंखा कोई देख रहे हैं तो जो देख रहे हैं वो लाइन ऑफ साइट हो जाएगा और हमारे आंख के सामने का जो स्ट्रेट लाइन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा। तो दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एक एंगल बन रहा है। तो ये जो एंगल बन रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कुछ भी नाम दे दें। ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल, इसी को हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये हमको काफ़ी मदद करेगा जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। तो द एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको कैसे डिफाइन करें हम लोग। एन एंगल बिटवीन line of sight, an angle between line of sight and an angle between line of sight and horizontal line. Horizontal line is called angle of elevation. तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कुछ नाम दे दें। इस पॉइंट को हम लोग ओ कह दें, इस पॉइंट को ए कह दें। एंगल पी ओ ए, एंगल पी ओ ए इक्वल टू क्या हो गया मेरा, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन काफ़ी आसान। डिफिनेशन जान गए। एंगल ऑफ एलिवेशन, ये मेरा लाइन ऑफ साइट हो गया, देख रहे हैं पतंग को। ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, आई के सामने, आँख के सामने, दोनों के बीच एंगल बन रहा है ना, ऐसे और ऐसे। यानी ये स्ट्रेट लाइन हो गया और ये हो गया, दोनों के बीच जो एंगल हो गया वही मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन आ जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग थोड़ा सा जाने एंगल ऑफ डिप्रेशन को जान लें। ये तो एंगल ऑफ एलिवेशन आ गया और सिमिलरली हम लोग क्या जान रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है।
एंगल ऑफ डिप्रेशन को जानना। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? इसी चीज़ को हम नीचे देख रहे हैं। सपोज अगर यहाँ एक फुटबॉल है, सपोज करें एक फुटबॉल है, और हम कुछ हाइट से हमारी आंख इसको देख रही है, हमारी आंख इसको देख रही है। ये मेरा वो पॉइंट हो गया, इसको पी मान लें। और आंखों के सामने एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये पी पॉइंट हो गया। आंखों के सामने एक लाइन हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। और हम इसी ऑब्जेक्ट को यहाँ देख रहे हैं। तो यहाँ भी क्या बन रहा है कि एंगल यहाँ भी तो बन रहा है। इसी चीज़ को हम जब नीचे देखते हैं, लुक डाउन, तो एक जो देख रहे हैं वो लाइन ऑफ साइट हो गया, और आंखों के सामने जो स्ट्रेट लाइन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। तो दोनों के बीच एक एंगल बन रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ, इसको डिप्रेशन बोलते हैं। ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये दो चीज़ को जानना जरूरी है ना। तो व्हेन वी लुक डाउन, तो द एंगल बिटवीन, इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। व्हेन वी look down at any object, when we look down on any object, the angle of an angle between line of sight, this is a line of sight, when we look down at any object, an angle between line of sight and horizontal line, when we look down on any object and an angle between our line of sight and horizontal line is called angle of depression. Definition, this is angle of depression. यहाँ भी कह सकते हैं, या कुछ नाम दे दो, एंगल ए पी ओ इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। इस दो चीज़ को जान गए, एंगल ऑफ एलिवेशन को और एंगल ऑफ डिप्रेशन को, तो कोई भी सवाल सिर्फ एडजस्ट करने का होता है, फिर वो सवाल इजली बन जाता है। अब मैं सीबीएसई पैटर्न के कुछ सवालों को लेता हूँ, जो आपको सवाल लिखूंगा भी और फिर आपको समझाऊंगा भी। सब भींगा के ले आना, साइड से वहाँ पे पानी रखा हुआ। तो चलिए हम लोग कुछ प्रॉब्लम को देखते हैं, इसमें से कुछ प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है इसको हम लोग देखें। तो प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट होगा उस प्रॉब्लम को देखें। हम लोग कुछ प्रॉब्लम को देखें जो ज़्यादा डरावना होता है, जो एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा डराते रहता है। हम सवाल को कुछ
बुक से यू हेल्प्स लेंगे और बुक को हम लोग फिर पढ़ेंगे और इस सवाल को देखें। एक सवाल है मेरा, अ वर्टिकल पॉल स्टैंड्स ऑन द लेवल राइट ग्राउंड। एक ये प्रॉब्लम हम लोग पहले देख लो, उसको फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम को हम लोग लिख भी लें। ए वर्टिकल पॉल स्टैंड्स ऑन द लेवल ग्राउंड। ए वर्टिकल पॉल, a vertical pole, a vertical pole stands on the level ground. A vertical pole stands on the level ground. A vertical pole stands on the level ground. Find a point on the ground from a point on the ground. From a point on the ground. (20 meters) away from the 25 meters away from the foot of the pole. 25 meters away from the foot of the pole. From the foot of the pole, the angle of elevation of its top. The angle of elevation of its top is found to be 60 degree. Is found to be 60 degree. Find the height of the pole. Find the height of the pole. अभी तो मैं लिख के बता रहा हूँ, प्रॉब्लम बोलूँगा फिर मैं सॉल्व कर दूंगा। पहला प्रॉब्लम था इसलिए मैंने लिख के बताने का प्रयास किया। ए वर्टिकल पॉल स्टैंड्स ऑन द लेवल ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट। A vertical pole stands on the ground. Okay. From a point on the ground 25 meters away from the foot of the pole, the angle of elevation of its top is found is to be 60 degree. Find the angle of elevation. ये हमको सॉल्व करना है। कैसे हम लोग इसको सॉल्व करें, कैसे इसको हम लोग ना सॉल्व करें। सॉल्यूशन मैंने अभी बताया कि एंगल ऑफ एलिवेशन, इसमें एक वर्ड आ गया। एंगल ऑफ एलिवेशन हम लोग कैसे इसको, अभी तो बताया मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। तो क्या कर रहा है, वर्टिकल पॉल है, काफ़ी सिंपल है। एक वर्टिकल पॉल है मेरा, ये पॉल हो गया, एक वर्टिकल पॉल हो गया मेरा ए और बी, और इसका ग्राउंड लेवल पे ये टच है। इसके टॉप से है ना एक एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ बन रहा है, और 25 मीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट सी है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हमको 25 मीटर बता रहा है। तो यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, कितना का बन रहा है वो, 60 डिग्री का।
क्या था, हमको ए बी फाइंड करना है। काफ़ी इजी हो गया। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो लेट हम लोग ऐसा कर लेंगे, लेट ए बी इसका क्या हो गया, लेट ए बी इज अ पॉल हो गया, ए बी इसका पॉल हो गया। और हमको इसके इस पॉल के फुट से यहाँ का डिस्टेंस हमको पता है 25 मीटर है। तो ये हमको, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये मेरा क्या हो गया, बेस हो गया, और ये मेरा हाइट हो गया। तो हम देखेंगे कि ये हाइट है और ये बेस है, तो कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे जिसमें कि हाइट और बेस का कॉम्बिनेशन हो जाए। तो टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। और ये हमको ये भी पता है बी सी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करें इसमें, तो फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ हम लोग एक चीज़ ध्यान में रखना है कि यहाँ जब भी बनेगा तो राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा। इसमें जितने भी फिगर बनेंगे सब में राइट एंगल ट्रायंगल ही बनता है, और उसी के हेल्प से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व भी करते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, tan थीटा इक्वल टू ए बी बाई बी सी। पी बाई बी, तो हम लोग को tan 60 ले लेंगे। थीटा कितना पता है, tan 60 डिग्री। दिस इज योर ए बी बाई बी सी। तो हमें tan 60 का वैल्यू पता होता है, √3 होता है। ए बी हमको फाइंड आउट करना है, और ये हमको पता है बी सी 25। तो हम इसको क्या करें, क्रॉस कर ले, यहाँ से क्रॉस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू 25√3 इंटू √3। आई थिंक ऐसा भी छोड़ दें, 25√3 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। काफ़ी इजी सवाल है। हम लोग √3 का वैल्यू यहाँ दे सकते हैं, या इतना ही छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं। √3 का वैल्यू दे के मल्टीप्लाई कर ले तो भी आंसर आ जाएगा, या तो इतना ही छोड़ दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमको यहाँ दो चीज़ ध्यान रखना होगा ना, कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन को ध्यान में रखना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, और फिर हमको ये भी ध्यान में रखना हो कि एंगल ऑफ ना डिप्रेशन क्या होता है। तो ये सारा अगर हम लोग जान जाते हैं तो हमको लगता है कि काफ़ी इजी होगा। चलिए कुछ प्रॉब्लम और हम लोग सॉर्ट आउट करें 10th लेवल का। चलिए हम लोग कुछ प्रॉब्लम को और सॉर्ट आउट करें। अब जैसे कुछ प्रॉब्लम को और देख ले, और पढ़ लेते फिर बता देंगे आपको। जैसे एक प्रॉब्लम है, a kite is flying attached to the thread which is 165 meter long. The thread makes an angle of 30 with the ground. Find the height of the kite from the ground, assuming that there is no slack in the thread. कहने का मतलब धागा में कोई किसी तरह का वो लूज नहीं है धागा। प्रॉब्लम है, वैसे ये प्रॉब्लम नंबर RS अग्रवाल का
एग्जाम्पल नंबर 2 है RS अग्रवाल। तो प्रॉब्लम क्या बता रहा है कि एक काइट है, एक काइट, ये कितना डिस्टेंस पे, एक काइट फ्लो ना ग्राउंड से ही, तो ग्राउंड से मान लेते हैं इसका डिस्टेंस, इसको ए करें, इसको बी करें, ये एच, कुछ भी एच डिस्टेंस पे, जी भी डिस्टेंस पे, एच डिस्टेंस पे फ्लाई कर रहा है, और ग्राउंड पे एक पॉइंट है, और यहाँ से ये धागा में बंधा हुआ है, और यहाँ इस धागे की लंबाई दिया जा रहा है 165 मीटर, यहाँ दिया जा रहा है 165 मीटर, और फिर यहाँ से इसको हम लोग अटैच करते हैं, यहाँ 100% 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हमें फाइंड करना है कि ये ग्राउंड से कितने हाइट पे ये फ्लाई कर रहा है। और यहाँ एंगल जो है वो कितना का बन रहा है, 30 का बन रहा है, एंगल बन रहा है यहाँ पे कितना आपका 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है भाई ये भी फाइंड करना है। चलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम को लिख दें, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या देख रहे हैं हम लोग, लेट ए बी को हम लोग ए बी इक्वल टू एच, और बी सी एम को पता है 165 मीटर पता है। तो अब हम देखेंगे कि ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। तो हम लोग फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी कर लें, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी साइन 30 डिग्री, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। तो पी तो हमको फाइंड आउट करना है, यानी एच हमको निकालना है, पी इक्वल टू एच, और पी हमको फाइंड आउट करना है, यानी कि, और एच हमको पता है 165 मीटर। तो साइन 30, तो साइन 30 कितना आ जाएगा, पी बाय 165 मीटर। साइन 30 का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/2, और पी बाय 165 क्रॉस कर लेंगे, तो P इक्वल टू 2P इक्वल टू 165, 2P इक्वल टू 165 एंड P इक्वल टू 165/2, डिवाइड कर लेंगे, 2 8 जा 2 2 जा and 2 5 जा। I think this is your answer, 82.5 मीटर आंसर। इसका काफ़ी सिंपल, ये काफ़ी सिंपल है। हाँ, हमको ये देखना होगा कि सेंटेंस को हम लोग पढ़ें और अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम फिगर को सेट करें, तो प्रॉब्लम इजी हो जाता है। यदि फिगर मेरा सही ढंग से ड्रॉ नहीं होगा तो फिर सवाल सॉल्व होगा ही नहीं। तो इसलिए हमको फिगर देखना होता है, और फिगर के साथ हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है ये देखना होता है। तो जैसे ये ग्राउंड लेवल से इसका ये यहाँ से इसका डिस्टेंस दे दिया, कोई पतंग उड़ा रहा है यहाँ से, इसका ये लाइन ऑफ साइट का काम कर रहा है,
ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया और यहाँ एंगल 30 हो रहा है। तो हमको निकालना क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ हमको परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है और हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो हम साइन ही लगाएंगे वहाँ पे, क्योंकि साइन में क्या होता है, P/H होता है। तो H हमको पता है और P हमको फाइंड आउट करना है। आसान तरीके से निकल गया। चलिए हम लोग कुछ एक आध प्रॉब्लम और देखें, इस प्रॉब्लम को थोड़ा और, ये RS अग्रवाल के सारे सवाल को हम लोग ड्राइव कर लें। चलिए एक आध प्रॉब्लम हम लोग और भी देखें। चलिए एक प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल नंबर 4 देख लें हम लोग इसका। एग्जाम्पल 4 RS अग्रवाल। अब ये बता रहा है, इफ अ violent storm, a tree got bent by the wind. The top of the tree meets the ground at an angle of 30 at a distance of 30 meters from the root. At what height from the bottom did the tree get bent? What was the original height of the tree? अब ये प्रॉब्लम इस टाइप से है ना कि कोई एक ट्री है, सपोज कीजिए कि एक लंबा सा ट्री है, जो भी नाम देना होता है, ए और बी है। काफ़ी तेज़ आंधी आती है और यहाँ से ये बेंट कर जाता है, झुक जाता है, यहाँ से टच कर जाता है। ये पार्ट जो है ना इसका, ये इस पॉइंट को हम लोग सी माने, तो ये पॉइंट, ये पार्ट क्या होता है, ये पार्ट इसका बेंट करके ज़मीन को टच कर लेता है। तो ऐसे इसको हम लोग ऐड कर दें, यानी जिस जितना लेंथ का ये होगा उतना ही लेंथ का ये भी होगा, है ना। तो अगर अगर यानी क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं ना, BC इक्वल टू DC आ जाएगा। अगर इसको हम लोग कुछ मान लें, अगर यहाँ से यहाँ के हम लोग इसको यदि यहाँ से यहाँ x मान लें, x मीटर का है, तो अगर से यहाँ x मीटर है, तो यहाँ से यहाँ ये भी कितना होगा, x मीटर होगा, क्योंकि यही तो झुक के फिर ग्राउंड को टच करता है। और यहाँ से यहाँ का हमको दे दिया 30 मीटर, ये दे दिया 30 मीटर का है। और एंगल ऑफ एलिवेशन मेरा कितना है, 30 डिग्री का। तो हमको यहाँ से यहाँ का तो ये डिस्टेंस पता है, हमको ना पहले x फाइंड कर लेना है और फिर हमको जो है BA भी फाइंड करना है और फिर AC भी फाइंड करना है। तो हम लोग को दिया हुआ क्या चीज़ है ना कि सॉल्यूशन यदि करें, यदि हम लोग सॉल्यूशन करें इसको ना, तो AB हो गया मेरा हाइट ऑफ और ट्री आ जाएगा, ये हाइट ऑफ ट्री होगी। इसका बेंट पार्ट क्या हो जाएगा, DC, जो टूटा, जो बेंट किया। तो बेंट पार्ट DC इक्वल टू आ जाएगा BC इक्वल टू, हमने इसको x मीटर मान लिया। इसको हमने x मीटर्स माना और हमको AD पता है, हमें AD पता है कितना है, 30 मीटर, ये हमको पता है 30 मीटर। तो क्वेश्चन क्या क्या हमको फाइंड आउट करना है,
एक्स फाइंड करना है और ना यहाँ से अगर हमको ए सी भी फाइंड करना है हमको, और डी सी भी फाइंड करना है हमको, ए सी भी फाइंड करना है। तो हम लोग इससे फिगर से आ जाए, फ्रॉम ये 90 डिग्री आ रहा है, फ्रॉम राइट ट्रायंगल ए डी सी, तो क्या आ जाएगा, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए डी सी, सी ए डी। तो हमको क्या पता है, एक्स फाइंड करना है, तो एक्स फाइंड करने के लिए क्या कर लें, cos 30 बी बाय एच, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री ए डी बाय बी सी। ए डी की cos 30 का वैल्यू हम लोग क्या जान, √3/2, cos 30 का वैल्यू sin 60 का अपोजिट, √3 इक्वल टू ए डी बाय, ये हमको पता है 30, cos 30 इक्वल टू बी बाय एच, बी मेरा ए डी आ गया मेरा बी, और एच आ गया मेरा बी डी सी। तो cos 30 √3/2, फिर यह ए डी इक्वल टू 30 और डी सी हमको फाइंड करना, क्रॉस कर लें, तो √3 इंटू डी सी इक्वल टू 30 इंटू 2, सो डी सी इक्वल टू 30 इंटू 2 बाय √3। इसको हम लोग √3 से और √3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 30 इंटू 2 इंटू √3/3 आ जाएगा, दे जाएगा इक्वल टू 20 √3 मीटर। तो ये मेरा कितना आ गया 20 √3, तो ये भी कितना आ जाएगा 20 √3। ये तो हमको फाइंड आउट हो गया, ये हो गया बेंट पार्ट, ये मेरा हो गया ना जो झुका हुआ, ये बेंट पार्ट हो गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमको ए सी फाइंड आउट कर लेना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हम लोग क्या लिए, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल सी ए डी लिए, cos 30 इक्वल टू बी बाय एच, तो ए डी cos 30 इक्वल टू ए डी बाय डी सी, √3/2 30 बाय, तो √3/2 cos 30 का वैल्यू √3/2, और ए डी हमको पता है 30/DC, तो √3 इंटू डी सी बाय क्रॉस 30 इंटू 2, डी सी इक्वल टू 30 इंटू 2 इंटू √3 बाय, यहाँ हम लोग रेशनलाइज कर दिया इसको हमने, √3 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया कितना 20 √3। ये भी मेरा 20 √3 और ये भी 20 √3। हमको फाइंड आउट क्या करना है, ए सी। तो पहले फिर ए सी निकाल लेते हैं ना। तो अगेन
again 1030 p by b 1030. This is your AC by 30, value of 1031 by root 3 AC by 30 by cross AC equal to 30 by AC into root 3 equal to 30. So AC equal to 30 by root 3. यहाँ भी हम लोग रैशनलाइज कर दें इसको तो 30 रूट 3 बाई 3, दिस इज योर 10, ये आ गया मेरा 10 रूट 3. अब ये दोनों को प्लस कर दें 20 रूट 3 एंड 10 रूट 3, तो मेरा क्या आ जाएगा ना, हाइट ऑफ ट्री आ जाएगा. तो ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा ना, 20 रूट 3 प्लस 10 रूट 3, सो 30 रूट 3, दिस इज योर आंसर. हमको लगता है कि प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आना चाहिए. फाइंड आउट क्या करना होता है, फिगर को एक बार हम लोग समझ लेंगे तो, और प्रैक्टिस करने का चीज़ होता है. हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, हमको लगता है कि कोई डॉट नहीं आना चाहिए. तो आज के लिए इतना ही. फिर मैं इस चैप्टर को भी कंप्लीट करूँगा, जो भी हार्ड प्रॉब्लम है मैं इसको सॉल्व करके आपको बताऊँगा. और आज के लिए बस इतना ही. पढ़ाई करते रहें और अपने हौसला को बुलंद रखें. थैंक यू.